नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। यह हमें बताती है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है और किन आदर्शों पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि संविधान की असली शक्ति जनता में निहित है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। संविधान के दर्शन, उद्देश्य और मार्गदर्शकों के सिद्धांत को व्यक्त करती है। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी हमने पहले बात कर लिया, इसको अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया था। ये डेट सभी लोगों को याद रखनी है। लागू उसे 26 जनवरी 1950 को किया था। यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ दर्पण या मिरर कहा जाता है, यानी कि प्रस्तावना को। यदि हम प्रस्तावना की पार्ट की बात करें तो इसमें मैंने पहले भी अभी ऊपर आपको इंट्रो में बताया था, हम भारत के लोग। यह वाक्य दर्शाता है कि जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो जनता है। इसे कहते हैं जनसत्ता। तो यहीं से शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। एक एक करके थोड़ा सा इन पर बात करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनियन, यानी कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहर मामलों में अपनी चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र है। सामाजवादी यानी कि सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता की गारंटी है, यानी कि सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो हमें गारंटी देता है। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, कोई राजधर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों के लिए समान चीज़ें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजधर्म यानी कि राजतंत्र वाला सिस्टम नहीं है कि किसी के साथ कोई ऐसा पक्षपात किया जा रहा हो। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक है, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख, वंशानुगणित नहीं है, यानी कि इसमें सभी चीज़ आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी सब चीज़ें हैं ये एक प्रकार से हमारे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है। यानी कि वंशानुगणन, यानी कि कोई ऐसा राजतंत्र वाला सिस्टम नहीं है कि राजा उसका बेटा, ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संविधान है। प्रस्तावना के 6 मुख्य शब्द और उनके अर्थों को हम लेके चल रहे हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा था, तो इनको थोड़ा सा और डीप हम यहाँ पर देखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी शक्ति जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, यूएनओ आदि के अधीन नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए भारत चाहे तो किसी भी देश से समझौता करे या ना करे, यह उसका स्वतंत्र अधिकार है। सोशलिस्ट, समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। इसका मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, सभी को समान अवसर मिले। भारत का समाजवाद भारतीय मॉडल है, न कि सोवियत चीन जैसा कठोर समाजवाद। उदाहरण भूमि सुधार, राष्ट्रीय एकीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सबके लिए समान है। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, राज्य का कोई राजधर्म, स्टेट रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान के संरक्षण मिलेगा। नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं या ना माने, यह उनकी स्वतंत्रता है। उदाहरण भारत में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बराबर है। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, जनता के प्रति ही जवाबदेही होगी। जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अब्राहम लिंकन का एक कथन था, ये भी आपको नोट डाउन करना है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक वोट दे सकता है। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, भारत का राष्ट्र प्रमुख
प्रेसिडेंट निर्वाचित होगा, वंशानुगणत यानी कि नहीं होगा। किसी राजा रानी की गद्दी नहीं होगी। उदाहरण, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा उन शब्दों का डिटेल था, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। उद्देश्य की बात करें प्रस्तावना की, तो इसमें 4 शब्द हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। स्वतंत्रता विचार के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, विश्वास के रूप में, धर्म के रूप में और उपासना के रूप में। समानता, इक्वलिटी, सभी को समान अवसर, सभी को हर तरह की समानता। बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये हमारे प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। प्रस्तावना में संशोधन की बात करें, अमेंडमेंट इन दी प्रेमेबल, मूल प्रस्तावना ओरिजिनल प्रीएम्बल 1950, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब प्रस्तावना में ये शब्द भी जोड़े गए थे। कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतांत्रिक और गणराज्य। उस समय समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन भारत के इतिहास का सबसे व्यापक संशोधन माना जाता है। इसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपातकाल इमरजेंसी 1975 से 77 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने इसे पारित किया था। प्रस्तावना में किए गए बदलाव, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, यानी कि सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द जोड़ा गया, यानी कि जो हमारे सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच जो उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है। अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया। उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना था। इन 3 शब्दों में प्रस्ताव मतलब ये 3 शब्द जोड़े गए अलग से, तो इनके बारे में भी हमने देख लिया। संशोधन की संवैधानिक स्थिति क्या है? केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 359 के तहत संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 अभी तक के संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा मतलब ये एक प्रकार से केस है जिसने भारतीय संविधान की दिशा और दशा यहाँ पर बदल दी। अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल संरचना की बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द वैलिड माने गए। यानी कि केशवानंद भारती में संविधान संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इन शब्दों ने भारत के संविधान की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को और स्पष्ट किया। अब प्रस्तावना भारत को परिभाषित करती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें, बेरी बरी केस 1960 प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में क्या था? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है, यानी कि इस प्रस्तावना में कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं हो सकती हैं। एक LIC केस 1995 में था, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि बेरबरी केस 1960 ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 2 केस आए, केशवानंद भारती केस 1973 और LIC केस 1995, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और ये मूल संरचना है, इसके मूल संरचना का अंग है। और 1995 केस में भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। जो बेरी बरी केस था, यानी कि बेरी बरी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे केवल संविधान की भूमिका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट माना गया है, यानी उस समय तक प्रस्तावना को कानूनी महत्व नहीं दिया गया था। फिर आया केशवानंद भारती केस,
यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। यह संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाएगा। जबकि 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। जब केशवानंद भारती ने ये केस लड़ा तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। यह संविधान के मूल स्ट्रक्चर है। संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाएगा। तो ये इस तरीके से चीजें थी। और जो LIC ऑफ इंडिया का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसे संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक कहा गया है। यानी कि फिर जो तीसरा केस था उसमें भी उन्होंने इस चीज को मान लिया। प्रस्तावना का महत्व क्या है? संविधान की आत्मा और दर्पण है। संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक है। राष्ट्र के आदर्श और लक्ष्यों का घोषणा पत्र है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। जो प्रस्तावना है यही हमारे संविधान का आत्मा है। यानी कि एक दर्पण भी है। दर्पण कहने का मतलब मिरर है। मिरर में हम क्या करते हैं? हम चीजों को देखते हैं, जैसा है वैसा। व्याख्या करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी व्याख्या करता है, इनकी संविधान की पूरी व्याख्या करता है कैसा है, क्या है। और मार्गदर्शक के तौर पे भी क्या होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है, जब भी कोई केस वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा बार बार उसमें संविधान का जिक्र होता है कि ये संवैधानिक हिस्सा है या ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो हर चीज, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारी सरकारें हों, सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान से बाहर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र के आदर्श और लक्ष्यों का एक प्रकार से मैनिफेस्टो है। जैसे हमारी सरकारें होती हैं वो अपने चुनाव में लड़ने के लिए अपना एक घोषणा पत्र बनाती हैं, वैसे ही हमारे देश का जो घोषणा पत्र है वो एक प्रकार से संविधान है। यानी कि उसके आदर्श और लक्ष्यों का एक घोषणा पत्र है। क्या आदर्श हैं, क्या उसके लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय एकता बनी हुई रहती है इससे, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष है, तो इस तरीके के लोकतांत्रिक है, संप्रभुत्व है। सब ये जो शब्द हैं इसने पूरे भारत को एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक माना है। तो ये हमारी प्रस्तावना का महत्व है। यानी कि हम लिमिटेशंस ऑफ द प्रेम्बल यानी कि बात करें तो न्यायालय में लागू नहीं, नॉट जस्टिएबल हैं। प्रस्तावना में लिखे गए आदर्श जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कानून रूप से लागू नहीं किए जा सकते। कोई नागरिक केवल प्रस्तावों के आधार पर अदालत में अधिकार नहीं मांग सकता। अधिकारों का स्रोत नहीं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और अन्य प्रावधान सीधे संविधान के अनुच्छेदों से मिलते हैं, प्रस्तावना से नहीं। प्रस्तावना केवल दिशा और उद्देश्य बताती है। संशोधन योग्य, प्रस्तावना को भी संविधान संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है, जैसे 42वां संशोधन 1976, लेकिन इसे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं बदला जा सकता। केवल मार्गदर्शक प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मदद करती है, लेकिन यह स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। इसे राजनीतिक और नैतिक दिशा देने वाला दस्तावेज माना जाता है। यदि हम निष्कर्ष की बात करें, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन यह कानूनी अधिकार देने वाला प्रावधान नहीं है। यह केवल संविधान की व्याख्या और उनके आदर्शों को समझने का एक साधन है। विद्वानों के विचार के हैं N.A. पालखीवाला, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। K.M. मुंशी, यह हमारे गणराज्य की कुंडली है। सुप्रीम कोर्ट, प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक तारा है। परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न यहां से देखने को बन सकते हैं। प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इन सब क्वेश्चनों के जवाब हमारी इस वीडियो में मिलेंगे। आप इनको वीडियो में नोट डाउन करके अपनी एक क्वेश्चन सीरीज बना सकते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित 4 उद्देश्य कौन से हैं? हम भारत के लोग का क्या महत्व है? किस केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया? प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? ये सब क्वेश्चनों के जवाब हमारी इस वीडियो में हैं। आप इन क्वेश्चनों को अपने लिए तैयार कर सकते हैं, अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये है, निष्कर्ष की बात करें, प्रस्तावना संविधान की आत्मा और सार है। यह भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप की घोषणा करती है।
प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक तारा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।